हेलो एवरीवन, वेलकम टू नागर मैथ क्लासेस। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 जो कि है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। देखिए ये जो निर्देशांक ज्यामिति होती है इसके लिए आपको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी रहता है कि ये निर्देशांक ज्यामिति कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाके ख़त्म हो सकती है। ये जो हमारा हाई स्कूल का सिलेबस है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें केवल और केवल दो बिंदुओं के बीच की दूरी है और उससे आगे बढ़ेंगे आप तो त्रिभुज आ जाएगा, समदूरस्थ आ जाएगा, चतुर्भुज आ जाएगा। बस इन्हीं 4-5 चीज़ों में और अंतःविभाजन आ जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। इन्हीं सभी चीज़ों में ये हमारी निर्देशांक ज्यामिति निबट जाती है। तो हम बात करें इससे पहले निर्देशांक ज्यामिति को शुरू करें उससे पहले हमें कुछ बेसिक जानना होगा। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि निर्देशांक ज्यामिति दो बिंदु यानी कि कुछ भी पूछ लेता था हमसे कि एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, कहाँ दिया है बिंदु, हमारे लिए ये कंफर्म नहीं होता था। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हमें बिंदु दिए होते थे, वो सिलेक्ट करवाता था किस चतुर्थांश में जाएगा, कहाँ जाएगा। तो चलिए पहले तो हम कुछ चर्चा करते हैं 9th क्लास की। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति का ओरिजिन क्या है। अगर हम बात करेंगे एक बिंदु की, ये जो एक बिंदु होता है यही हमारा निर्देशांक ज्यामिति का स्टार्टिंग केंद्र माना जाता है यानी ओरिजिन। अगर हम इस बिंदु को बात करेंगे तो बिंदु कहाँ से आया भाई, अब हमने इस बोर्ड पे बना दिया। बिंदु को कैसे दर्शाओगे कि ये एक बिंदु है, कहाँ है, किस जगह है। तो इसे दर्शाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ स्थिति दर्शाएंगे। तो हमने कह दिया ये जो बिंदु था ये इस तरीके से कुछ था, तो ये जो चले वो हमारा क्या बन गया, एक्स अक्ष पे, और ये जो चले वाई अक्ष पे। तो ये जो बिंदु की स्थिति दर्शाई वो हमने किस में दर्शाई, एक्स कॉमा वाई में। यही हमारा ये बिंदु रहता है। इसमें अगर हम बात करेंगे बिंदु में तो ये जो पहला बिंदु होता है इसके लिए हम बोलते हैं भुज, दूसरा जो बिंदु होता है इसके लिए बोलेंगे कोटि, भुज कोटि, यानी कि इसको बोलते हैं एक्स निर्देशांक और इसको बोलेंगे वाई निर्देशांक। ये रहता था हमारा एक बिंदु की कहानी। अब देखिए ये एक बिंदु समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एक बिंदु को हम कैसे दर्शाएंगे। बिंदु से अगर आगे बढ़ेंगे तो बिंदु से आगे बढ़ने पे हम पहुंचते थे दो बिंदुओं पे। हमने कहा एक बिंदु इधर था और एक बिंदु इधर दिया हुआ था। अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो क्या बनेगी, एक रेखा बन जाएगी हमारी, जिससे हमने नाम दे दिया ए और बी। हमने कहा जो ए बिंदु था वो हमारा था क्या, x1 कोमा y1, और हमने कहा जो बी बिंदु था वो था हमारा क्या, x2 कोमा y2। अगर हम ये दो बिंदु हमें पता है तो हमसे अगर पूछा जाए कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या रहेगी, अब बीच की दूरी को दर्शाने के लिए एक फॉर्मूला बनता है हमारा क्या, बीच की दूरी को हम डिस्टेंस बोलते हैं, तो यानी डी से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम कहेंगे बीच की दूरी, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, बीच की दूरी। क्या निकालना है बीच की दूरी का फॉर्मूला। चलिए बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, होता है डी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये रहता है हमारा क्या, बीच की दूरी का फॉर्मूला। इसको एक और रूप में लिख सकते हैं, किस रूप में लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस रूप में भी दर्शा सकते हैं। हम इसे कह सकते हैं डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है हमारे लिए कि हम x1 को आगे लिखें या x2 को आगे लिखें, वर्ग लगा हुआ है, दोनों चीज़ों में हमें धनात्मक ही मिल रहा है। तो ये तो हो गई हमारी दो बिंदुओं के बीच की दूरी की कहानी और एक बिंदु की कहानी। बिंदु में हमने सीखा क्या,
बिंदु हमारा x, y के रूप में लिखा जाना है। पहले को भुज बोलते हैं, दूसरे को कोटि बोलते हैं। भुज होता है x निर्देशांक, कोटि होती है y निर्देशांक। ये हमेशा फिक्स रहती है, पहले x आएगा फिर उसके बाद y आएगा। इतनी कहानी समझ में आ जाती है तो हम इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए, इससे आगे बढ़ेंगे तो हम बात करने वाले हैं, अभी हमने एक बिंदु की बात की, फिर दो की कर ली, अब हमने कहा 3 बिंदु दे दिए जाएं। 3 बिंदुओं का मतलब हो गया एक यहाँ था, एक यहाँ था और एक 3 बिंदु दिए थे। पहले को हमने नाम दे दिया x1, y1, दूसरे बिंदु को कह दिया x2, y2, तीसरे को कह दिया x3, y3। ये 3 बिंदु थे। अब हमसे क्या पूछेगा, वो कहेगा ये जो 3 बिंदु दिए हैं ये क्या है, संरेख हैं। संरेख कैसे सिद्ध करेंगे भाई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्या, संरेख। संरेख की कंडीशन क्या रहती है हमारी, संरेख की कंडीशन में हमें 3 बिंदु दिए हैं, इन तीनों को सिद्ध करना होता है। कैसे सिद्ध करेंगे इसको सीखते हैं। देखिए बहुत बेसिक है, इसमें कुछ नहीं है, बस फंडामेंटल सीख लो इसका। हमने कहा अगर इन दोनों के बीच की दूरी d1 है, इसे a नाम दे दिया, इसे b दे दिया और इसे c। इन दोनों के बीच की दूरी d2 है और अगर यहाँ से यहाँ तक जाएं तो दूरी क्या है हमारी, d3 है। तो इसमें हम कहेंगे सबसे पहले निकालेंगे d1। d1 निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप, d1 क्या है, एक तरीके से चलो लिख के ही बता देते हैं बढ़िया करके। हमने कहा हम कहेंगे a b के बीच की दूरी क्या मान रखी थी हमने, d1, तो कहेंगे d1 बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे हमारी d1 निकल के आएगी। फिर हम कहेंगे क्या, कहेंगे BC के बीच की दूरी। BC के बीच की दूरी निकालेंगे भाई, तो उसे क्या नाम दे रखा था, d2। तो हम कहेंगे d2 बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद देखिए अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वो यहाँ पे ए बी में क्या कर लेगा, कहेगा ए बिंदु क्या था हमारा, ए बिंदु था x1, y1 और इसके लिए बी बिंदु क्या था, बी बिंदु था इसके लिए x2, y2। ऐसे ही अगर यहाँ बी बिंदु की बात करेंगे तो बी बिंदु क्या था हमारा x2, y2 और यहाँ सी बिंदु की बात करोगे तो था x3, y3। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही हम कहेंगे क्या, अब ए बी की हो गई, बी सी की हो गई, निकालनी है हमको किसकी, ए सी। तो कहेंगे ए सी के बीच की दूरी। अब भाई ए सी के बीच की दूरी क्या होती है, तो ए सी के बीच की जो दूरी होती है उससे हम कहेंगे कि हम डायरेक्ट ए से कहाँ जाएंगे, सी जाएंगे। तो उसे हमने कहेंगे ए बिंदु क्या था हमारे पास, x1, y1 था और सी बिंदु क्या था x3, y3 था। तो अगर इसमें बात करेंगे आप तो कहेंगे d3 बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसे x1, x2, y1 और x2, y2 मान लीजिएगा। तो फॉर्मूला भाई x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये रहने वाले हैं हमारे इसके फॉर्मूले। फिर हमें लास्ट में क्या देखना होगा, हमें देखना होगा किन्हीं दो दूरियों का योगफल तीसरी दूरी के क्या होगा, बराबर होगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप कहेंगे क्या कि ए बी सी क्या है हमारे, तीनों के तीनों बिंदु संरेख हैं। अगर ये कंडीशन नहीं फॉलो होती है तो हम क्या कहेंगे, बिंदु संरेख नहीं है। तो क्या कहेंगे इसके बाद, हम कहेंगे d3 बराबर होगा किसके, d1 प्लस d2 पे। अगर भाई ये कंडीशन आई निकल के तो कह देंगे बिंदु a, b व c कैसे हैं, संरेख हैं। तो चलिए देखिए हमने आज 3 चीज़ें पढ़ ली। क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले बिंदु पढ़ा, बिंदु के बाद 2 बिंदु पढ़े, उनके बीच की दूरी ज्ञात की, उसके बाद 3 बिंदु देखे, 3 बिंदुओं के बीच क्या रिलेशन बनता है कि वो संरेख हैं या नहीं हैं, तो उन तीनों को भी हमने देख लिया। चलिए ये 3 चीज़ें कंप्लीट हुई, इसके बाद आगे की बात करेंगे।
इसके बाद आ जाता है हमारा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होता है भाई, चलिए हेडिंग डाल लेते हैं मध्य बिंदु। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, तो वैसे तो मध्य बिंदु यानी कि बीच का बिंदु कह सकते हो। मध्य बिंदु बीच का बिंदु आसानी से याद कर सकते हैं इसके लिए। चलिए तो क्या होगा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखिए ये जो मध्य बिंदु होता है ये भी किसी रेखा का ही होगा। हमने कहा एक रेखा थी हमारे पास जिसे नाम दे दिया ए और बी। ए बिंदु दिया था, क्या दिया था, x1, y1। बी बिंदु दिया था, क्या दिया था, x2, y2। हमसे कहा था इसका कोई मध्य बिंदु सी है, इसे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला रहता है। क्या फॉर्मूला रहता है इसका आपका, इसका फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ये यानी कि यहाँ से कह सकते हैं बिंदु क्या निकल आएगा, बिंदु को कह सकते हो आप x, y। और किसी को डायरेक्ट निकालना है तब बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु। तब कह सकते हैं आप x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। इससे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो कैसे भी निकाल सकते हो, मध्य बिंदु में कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं है भाई, आसान है मध्य बिंदु निकालना हमारा। तो चलिए मध्य बिंदु भी आपका क्लियर होता है यहाँ पे। मध्य बिंदु के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी कहानी आ जाती है समदूरस्थ की। चलिए भाई समदूरस्थ क्या होता है, समदूरस्थ को और थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे कि समदूरस्थ होता क्या है। चलिए समदूरस्थ, समदूरस्थ में भाई हमारे लिए क्या दिया होता है, हमें दे दिए जाएंगे 3 बिंदु। कहेगा एक बिंदु किन्हीं 2 बिंदुओं से क्या होगा, समदूरस्थ होगा। अब एक बिंदु 2 बिंदुओं से समदूरस्थ है तो उस कंडीशन को हमें केवल ये चेक करना है कि कौन सा बिंदु है इन 2 बिंदुओं से समदूरस्थ। जैसे कि हम एक ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन टाइप लिख लेते हैं उदाहरण देने के लिए। हमने कह लिया बिंदु ए x1, y1, बिंदु B x2, y2 तथा C x3, y3 से क्या है, समदूरस्थ है। तब बिंदु ए का मान क्या होगा। अब देखिए इस सवाल से हम सवाल कह सकते हो या एग्जाम्पल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अब इससे हम क्लियर करेंगे कि हमारा जो समदूरस्थ होगा वो होगा क्या। हमने यहाँ पे क्या कहा, बिंदु ए x1, y1, बिंदु बी x2, y2 तथा बिंदु सी x3, y3 से क्या है, हमारा समदूरस्थ है। यानी ये जो बिंदु था हमारा, चलिए इस मार्कर को लेते हैं। हमने कहा ये जो बिंदु था हमारा क्या था, इन 2 बिंदुओं से समान दूरी पर था, तो हमें इस बिंदु का मान ज्ञात करना था। अब देखो इसे बढ़िया से समझने के लिए आपको एक बनाना पड़ेगा चतुर्थांश। अब चतुर्थांश तो बना लिया भाई। अब ये जो बिंदु था जो समदूरस्थ था ए बिंदु, ये हमारा कहीं भी हो सकता है, x1, y1 कहीं भी मिल सकता है। हमने कहा ये बिंदु हमें मिल रहा था यहाँ पे, हमने इसे नाम दे दिया ए। अबे इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, क्यों, दोनों प्लस के दिख रहे हैं तो प्लस के तो दोनों इसी में मिलते हैं, इसलिए हमने यहाँ से ये कहा। देखिए अगर ये प्लस माइनस की कंडीशन किसी को नहीं पता हो तो कुछ समझ लो जरा जल्दी से। ये x अक्ष होता था, x डैश होता था, y होता था, y डैश होता था। ये जो x होता था इधर हम दूरियां कैसी नापते थे, धनात्मक, और y की भी इधर दूरियां धनात्मक होती थी, x की इधर दूरियां ऋणात्मक होती थी, y की इधर दूरियां ऋणात्मक। तो ये वाला जो बनता है इसमें दोनों क्या आते हैं, प्लस प्लस आते हैं। ये वाला जो बनता है इसमें क्या होते हैं, माइनस कॉमा प्लस आते हैं हमारे। ये जो बनता है इसमें हमारे माइनस कॉमा माइनस आते हैं।
ये जो बनता है इसमें हमारे प्लस कॉमा माइनस आते हैं, देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। x का मान धनात्मक था तो x धनात्मक y धनात्मक, x ऋणात्मक था x ऋणात्मक y धनात्मक, यहाँ पे दोनों ऋणात्मक थे तो दोनों ऋणात्मक। यहाँ पे आप कह सकते हो x का मान क्या था, धनात्मक था और y का मान ऋणात्मक था हमारा। तो देखिए अगर ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है तो इससे आगे बढ़ोगे तब आप पढ़ेंगे इसमें इस सवाल के बारे में। हमने कहा ए बिंदु x1, y1, देखो दोनों धनात्मक थे तो इसी चतुर्थांश में होंगे, तो हमने इसे ले लिया x1, y1। क्या था, बिंदु B और C से समदूरस्थ था। अब बिंदु B था भाई, बिंदु B हमने मान लिया यहाँ पे था, तो बिंदु B को क्या कह दिया, अभी तो देखो सब धनात्मक दिख रहे हैं इसलिए यहीं पे ले लेते हैं x2, y2। और बिंदु C क्या कह दिया, यहाँ ले लिया C, इसे कह दिया x3, y3। इसकी इससे दूरी, क्या कहने का मतलब था, इन्होंने कहा बिंदु B से A और A से C, ये जो दोनों दूरियां थी कैसी थी, समान थी, तो हम इसे क्या कह दें, D1 कह दें, और इससे क्या कहोगे, D2। तो आप यहाँ से सबसे पहले क्या कहोगे, सबसे पहले जो बात की जाएगी वो बात की जाएगी हमारी B से A तक आने में, तो कहेंगे B से A के बीच की दूरी। अब बी ए के बीच की दूरी, वही बी बिंदु क्या था हमारे पास, बी बिंदु था x2, y2, और ए बिंदु क्या था, ए बिंदु था x1, y1। फॉर्मूला लगाएंगे, इसे x1 मानेंगे x2, y1 मानेंगे y2, तो d बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, d बराबर हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये रहने वाला है हमारा इसका फॉर्मूला। फिर अगर हम आगे की बात करेंगे तो क्या कहेंगे भाई, इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। फिर इसमें देखेंगे ये किसकी निकल आई, D1 बोली थी तो इसे D1 कह दो। फिर कहोगे आप कहाँ, B से A आ गए, अब C से भी A तक आना था आपको, तो कहोगे CA के बीच की दूरी। अब CA के बीच की दूरी जब हम निकालेंगे तो C बिंदु चाहिए, C बिंदु क्या था, x3, y3 था, और A बिंदु क्या था, A बिंदु था x1, y1। वही प्रोसेस, इसे x1, y1, इसे x2, y2 मानेंगे, कुछ भी मान दिए होंगे मान लेंगे। इससे कहेंगे D2 निकाल लेंगे, जब D2 निकालोगे तो क्या आ जाएगी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हमारी दो डिस्टेंसें फाइंड हो गई, कौन कौन सी, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। अब हमने कहा था क्या, बिंदु B और C A से क्या थे, समदूरस्थ थे। समदूरस्थ का मतलब A से दोनों के यहाँ समान दूरी पर है। जब ये समान दूरी पर है तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, कि हमारी जो D1 होगी वो बराबर होगी किसके, D2 के। अब D1 बराबर है किसके, D2 के, तो बस यहीं से इन दोनों के मान बराबर रख देंगे। आपको इस जो तीसरे बिंदु में या तो दोनों में पूछेगा या संबंध पूछेगा या एक बिंदु दे देगा एक पूछेगा, तो आपको ये बिंदु मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी समदूरस्थ की कहानी। तो इसके साथ हमारा समदूरस्थ कंप्लीट होता है। बाद आता है हमारा ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल में हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी होंगी। ट्रायंगल में सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। त्रिभुज के प्रकार के बाद आप बात करेंगे कि त्रिभुज में क्या क्या सीखना है। चलिए त्रिभुज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज के प्रकार जो कि हमें पढ़ने हैं। क्या होते हैं भाई त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार में हमारा सबसे पहला आता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा आ जाता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। इसके बाद अगर हम बात करें चौथा आ जाता है हमारा समकोण त्रिभुज।
अब देखिए, अगर हमें ये चारों के चारों त्रिभुज पता हैं, इनके बारे में अगर हम जानते हैं तो आसानी से सीख सकते हैं। अगर नहीं जानते कि कौन सा त्रिभुज कैसे बनता है तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के लिए। क्या होता है समबाहु त्रिभुज में? समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो ये त्रिभुज बना लिया हमने, इसको नाम दे दिया ABC। हमने मान लिया A बिंदु के निर्देशांक क्या थे हमारे, x1, y1 थे। B बिंदु के निर्देशांक x2, y2 थे। C बिंदु के निर्देशांक x3, y3 थे। देखिए, इसमें तो क्रम में कोई दिक्कत नहीं आती है, तीन ही भुजाएं होती हैं, चाहे इधर से ले लो ABC, चाहे इधर से ABC, चाहे इधर से ABC, किधर से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, समबाहु जो त्रिभुज होता है, इसके नाम से क्लियर होता है कि सभी भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इसमें हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं कैसी होंगी, समान। तो अगर हमने मान लिया AB जो है ये D1 हो और ये वाली भुजा D2 हो और ये वाली भुजा D3 हो। D1, D2, D3 तो निकालने सीख ही रखे थे आपने, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इससे पहले ही सिखाया था, अब इसे बार बार बताना ठीक नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें क्या होता है, तो इसके लिए हमें याद रखना है केवल D1 का मान बराबर होना चाहिए किसके, D2 के, और D2 का मान बराबर होना चाहिए D3 के। यानी कि कुल मिला के आपको कितना याद रखना है, इतना याद रखना है कि D1, D2 और D3 तीनों हमारे बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं अगर ये बराबर होंगे तो आप कहेंगे अतः बिंदु, या बिंदु की बजाय कह देना निर्देशांक, अतः निर्देशांक जो भी दिए होंगे हमारे तीन, वो क्या होंगे, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये तो हो जाता है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम बात कर लेते हैं समद्विबाहु की। तो हमने नंबर 2 पे ले लिया समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या रहेगा, समद्विबाहु त्रिभुज की बात की जाएगी। चलिए इसे हटा देते हैं समबाहु को। समद्विबाहु में अगर हम बात करेंगे तो समद्विबाहु का क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या हों, दो भुजाएं समान हों। अब भाई कोई सी भी दो भुजाएं समान हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही दो भुजाएं जो हमने ली हैं वही समान हो, कोई भी दो भुजाएं समान हो सकती हैं। केवल इतना देखना है कि हमने अगर इस तरीके से त्रिभुज बनाया तो हमें दिख रही थी ये वाली और ये वाली भुजा समान होगी, हमने इसे D1 कह दिया, इसे D2 कह दिया, इसे D3, इसे A बिंदु कह दिया, B कह दिया और C कह दिया। A के निर्देशांक x1, y1, B के x2, y2 और C के हो जाएंगे x3, y3। सेम वही प्रोसेस, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, इन दोनों के निकालेंगे, फिर इनके निकालेंगे। अगर हमारी दूरियां इसमें कहते हैं कि D1 का मान बराबर होना चाहिए किसके, D2 के, और वो बराबर नहीं आता है किसके, D3 के, तो हम कहेंगे जो हमारा यहाँ से बन के आएगा त्रिभुज वो क्या होगा, समद्विबाहु होगा। तो भाई समद्विबाहु त्रिभुज में भी कुछ नहीं है, केवल क्या देखना है, कोई भी दो भुजाएं हमारी क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, और तीसरी भुजा बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी सी चीज़ फॉलो करेगा तो ये हमारा समद्विबाहु हो जाएगा। इसके बाद बात आती है हमारी विषमबाहु की। विषमबाहु में क्या है, विषमबाहु, चलिए नंबर 3 विषमबाहु। अब देखो इसके भी नाम से ही क्लियर हो रहा है, विषमबाहु का मतलब कोई भी भुजा क्या नहीं होनी चाहिए, समान नहीं हो। तो कह सकते हो कोई भुजा समान ना हो। अब कोई भुजा समान नहीं हो तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लिया हमने इस तरीके से, इस वाली को D1 कह दिया, इसे D2 और इसे D3, इसे नाम दे दिया A B
सी। तो इसमें क्या कहेंगे हम, पहले तो ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, D1 आ जाएगी, फिर बी सी के निकालेंगे, क्या हो जाएगी D2, फिर ए सी या सी ए के निकालेंगे, वो क्या आ जाएगी D3। तो हम कहेंगे D1 बराबर नहीं होगी D2 के और वो भी बराबर नहीं होगी D3 के, यानी कुल मिला के इसमें कह सकते हो तीनों में से एक भी भुजा बराबर नहीं आए। तो हमारा जो बन जाएगा त्रिभुज वो हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। चलिए तो देखो इसी के साथ हमारे 3 त्रिभुज कंप्लीट हो गए। समबाहु पढ़ लिया, समद्विबाहु पढ़ लिया और विषम बाहु पढ़ लिया। इसके बाद बात आती है हमारे समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज इंपॉर्टेंट रहता है, इसका यूज सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा त्रिकोणमिति के अंतर्गत। करने वाले हैं, नंबर 3 कंप्लीट हो गया था हमारा, उसके बाद आ जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। हेडिंग डाल लेते हैं समकोण त्रिभुज। अभी समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज की सबसे पहले डेफिनेशन की बात की जाएगी। इसकी डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। 3 भुजाएं होती हैं, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, डेफिनेशन इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें हम कहेंगे किन्हीं 2 भुजाओं का वर्ग, ऐसा कर लो, किन्हीं 2 भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अगर भाई ये बात सही है तो वो क्या बनेगा, हमारा समकोण त्रिभुज बन जाता है। कैसे बनेगा भाई समकोण त्रिभुज, ये देखते हैं। अगर हम बात करें, हमने कह लिया एक त्रिभुज बना हुआ था हमारा, जिसमें एक कोण क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब बाकी का सिद्ध कैसे करेंगे, तो अगर हम इसे A मान लें, इसे B मान लें और इसे C, A बिंदु के निर्देशांक x1, y1, B निर्देशांक x2, y2 और C बिंदु के हो जाएंगे x3, y3। अगर हम कहेंगे इन दोनों के बीच की दूरी, यानी ये भुजा निकालनी पड़ेगी। हमने कहा इन दोनों के बीच की दूरी निकाली, वो क्या आ गई D1, इन दोनों के बीच की दूरी आ गई D2 और इन दोनों के बीच की दूरी आ गई D3। अगर ये सीन बन जाता है तो हम इसके बाद क्या कहेंगे, हम कहेंगे D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग बराबर होगा किसके, D3 के वर्ग के। अगर ये बात सही है तो फिर क्या होगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये होता क्या है, अगर आप लोगों ने देखा हो, अगर कोई कोण हो, ये वाली भुजा को हम क्या बोलते थे, लंब बोलते थे, इसे आधार बोलते थे और इसे कर्ण बोलते थे समकोण त्रिभुज में। तो पाइथागोरस एक प्रमेय होती थी, क्या होती थी, पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें हम कहते थे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता था कर्ण के वर्ग के। वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखी है। तो अगर ये बात फॉलो होगी तो इसे क्या कह दोगे, कह दोगे अतः समकोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी त्रिभुज की कंप्लीट। इसी के साथ हमारा जो त्रिभुज था, त्रिभुज का सेशन समाप्त हो जाता है। इसमें हमने 4 त्रिभुज पढ़े। कौन कौन से पढ़े, सबसे पहले पढ़ा था हमने समबाहु, फिर पढ़ा विषमबाहु, फिर पढ़ा समद्विबाहु और उसके बाद पढ़ लिया समकोण त्रिभुज। चारों त्रिभुज हमने कंप्लीट कर लिए नंबर से। अगर ये समझ में आ गए आपके, तो इसके बाद बात करेंगे हम जो आने वाला है हमारा चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या होता है भाई, चलो अब बात करेंगे चतुर्भुज। पहले तो चतुर्भुज कितने प्रकार के मिलेंगे हमें, कौन कौन से मिलेंगे, फिर उसके बाद बात आएगी उसे सीखने की। तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज भाई, चतुर्भुज में कौन कौन से आते हैं। नंबर 1 की बात करेंगे
सबसे पहले ले लेते हैं हम आयत, फिर नंबर 2 लिख लिया वर्ग, नंबर 3 लिख लिया समांतर चतुर्भुज, और नंबर 5 पे लिख दिया केवल चतुर्भुज। तो ये हो गया नंबर 4 हमारा, ठीक है। इसी प्रकार हमने त्रिभुज पढ़े थे, अब इन्हीं को भी हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें, आयत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वर्ग पढ़ेंगे, वर्ग के बाद समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, उसके बाद चतुर्भुज पढ़ेंगे। देखो इसमें दिक्कत कहाँ पे आने वाली है, दिक्कत आने वाली है केवल और केवल इन दो के बीच में। बाकी के दो तो बहुत आसान है, एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे, लेकिन ये दो हैं, ये तुम्हें परेशान करेंगे सवालों में। तो चलिए इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे कि हमें सवाल करने में दिक्कत नहीं ले। नंबर 1 पे बात कर लेते हैं हम आयत की। सबसे पहले आ जाएगा हमारा आयत। आयत में भी बात करेंगे सबसे पहले इसकी परिभाषा की। आयत की परिभाषा क्या होती है, तो आयत की परिभाषा छोटे से शब्दों में बताएं तो कहोगे आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अगर भाई ये बात फॉलो होती है तो वो क्या होगा, हमारा आयत होगा। आयत पढ़ते हैं, चलो आयत में हमने एक आयत बना लिया, ये बन गया हमारा आयत। इसे नाम देने हैं क्रम से, यहाँ पे क्रम का ध्यान रखना है, A B C D, कोई ऐसा मत करना A B C D, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। तो आयत के लिए क्रम बहुत जरूरी है। आयत हो गया, वर्ग हो गया, चतुर्भुज में आपको क्रम फॉलो करना पड़ेगा जिस प्रकार बिंदु दिए होंगे। तो सबसे पहले हम इसे कह देते हैं x1, y1, इसे मान लिया x2, y2, इसे कह दिया x3, y3, और इसे कह दिया x4, y4। ये मिल गए हमारे 4 बिंदु। 4 बिंदु दिए हुए थे भाई। अगर हम बात करेंगे A B के बीच, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 2 बिंदु हैं हमारे पास, और 2 बिंदुओं की दूरी आसानी से निकाल सकते हैं, ये हम सीख रखी है। तो 2 बिंदुओं की दूरी अब बार बार नहीं बतानी है। इसको हमने क्या कह दिया, D1 कह दिया, इन दोनों के बीच की दूरी को D2 कह दिया, इन दोनों के बीच की दूरी को D3 कह दिया, इन दोनों के बीच की दूरी को D4 कह दिया। तो इसमें भाई समझने वाली बात क्या है, इतनी सी ही है, कहेंगे आमने सामने, यानी D1 के सामने कौन था, D3 था, तो हम कहेंगे D1 बराबर होगा किसके, D3 के। D2 के सामने कौन था, D2 के सामने था भाई D4, तो हम कहेंगे ये दोनों भुजाएं कैसी हों, अगर बराबर दिखाई दें आमने सामने की भुजाएं, तो वो हमारा क्या बनेगा, एक आयत बनेगा। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ये एक्सरसाइज और चैप्टर भी। देखो ये आयत बन गया हमारा, आयत कंप्लीट हुआ है। इसी के साथ अगर फिर से बता देते हैं क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमने कहा D1 बराबर होना चाहिए D3 के, और D2 बराबर होना चाहिए D4 के। तो अब देखो इसमें ये हो सकता है कि हमारे जो बिंदु हों वो इधर उधर हो जाएं कभी, तो उससे हमारी ये नहीं होती है कि ये 2 भुजाएं बराबर आ जाएं या ये 2 भुजाएं बराबर आएं, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी। तो उसके लिए तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हम जो चित्र बना रहे हैं वो 100% सही नहीं माना जाएगा एक्सरसाइज के अंदर। जो हमारी भुजाएं निकल के आएंगी वो क्लियर करेंगे कि ये चित्र बनना था कैसे। हम तो केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए चित्र बना लेते हैं जिसे समझ में आ जाए हमारे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आयत कंप्लीट होता है। आयत के बाद पहुंचेंगे वर्ग पे। अब देखिए वर्ग और समांतर चतुर्भुज दोनों पढ़ेंगे हम एक ही साथ में। तो पहले तो लिख लेते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है भाई, वर्ग में छोटे से शब्दों में इसकी डेफिनेशन को कह सकते हो, सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान तथा विकर्ण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठी रहेगी तो कभी भी वर्ग गलत नहीं होने वाला, ना समांतर चतुर्भुज। दूसरे की बात करेंगे तो हम बात करें समांतर चतुर्भुज की, तो यहाँ लिख लिया हमने क्या, समांतर, या कह सकते हो इसको सम
चतुर्भुज। अब भाई समांतर या समचतुर्भुज क्या होता है? इसमें कहते हैं हम सभी भुजाएं समान या कह सकते हो बराबर तथा विकर्ण समान नहीं होते। तो भाई ये दो परिभाषाएं हैं जो हमें क्लियर करेंगी वर्ग और समांतर चतुर्भुज। तो वर्ग का हम डायग्राम बनाते हैं अब जल्दी से और इसे कंप्लीट करते हैं। हमने मान लिया ये था हमारा एक वर्ग, इसे नाम दे दिया ए, इसे दे दिया बी, इसे दे दिया सी और इसे डी। ए बिंदु के निर्देशांक x1, y1 मान लेते हैं, इसके निर्देशांक x2, y2 मान लेते हैं, इसके हो जाएंगे x3, y3। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएंगे x4, y4। अब भाई अगर इन दोनों के बीच की दूरी निकालोगे तो क्या आएगी? d1 आएगी। इन दोनों के बीच की दूरी निकालोगे तो क्या आएगी? d2 आएगी। इन दोनों के बीच की दूरी निकालोगे तो क्या आएगी? d3 आएगी। इन दोनों के बीच की दूरी निकालोगे तो क्या आ जाएगी? d4। तो हम पहले तो इतना कह सकते थे क्या कि d1 बराबर होगा d2 बराबर होगा d3 बराबर होगा d4। इतना निकाला। अब भाई अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुज की, चलो समांतर चतुर्भुज भी देखते हैं। समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज का जो डायग्राम होता है वो हमारा थोड़ा ऐसा करके रहता है। इसे नाम दे दिया ए, इसे दे दिया बी, इसे दे दिया सी, इसे दे दिया डी। इसमें भी हम बात करेंगे, ये बिंदु हो जाएगा x1, y1, ये बिंदु हो जाएगा हमारा x2, y2, ये बिंदु हो जाएगा x3, y3, ये हो जाएगा x4, y4। ठीक है। अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे d1 आएगी, इन दोनों के बीच की d2, इन दोनों के बीच की d3, इन दोनों के बीच की d4। इसमें भी क्या होगा? अभी अभी बताया था परिभाषा में, d1 बराबर होगा d2 बराबर होगा d3 बराबर होगा d4। अब भाई 80% बच्चे यहीं तक निकालते हैं, यहाँ तक निकाला उन्होंने। अब बताइए इसको क्या कहोगे आप? समांतर चतुर्भुज कहोगे या वर्ग कहोगे? कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही हमारी। जब क्लियर नहीं होगी तो आपको थोड़ा और सोचना है इसके बारे में। अब हम कहेंगे अगर बी बिंदु से हम मिला दें किसे? डी बिंदु को, और ए बिंदु को मिला दें किससे? सी बिंदु से। तो हम कहेंगे अगर हम ए से सी को मिला रहे हैं तो ये रेखा मिलेगी। तो ए से जब सी को मिलाया तो इसके लिए नाम दे दिया हमने क्या? D5। और बी को जब डी से मिलाया इसे नाम दे दिया D6। तो हम यहाँ पे कहने वाले हैं ये तो हमारी कैसी क्या थी? ये तो थी भुजाएं, और भुजाएं कैसी आई? बराबर आई। फिर इसके बाद हम कहेंगे अगर D5 का मान बराबर आ जाए किसके? D6 के, जो क्या होंगे हमारे? यो होंगे विकर्ण। अगर भुजाओं के साथ साथ विकर्ण भी बराबर आएंगे तब आप उसके लिए क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। ठीक है। वर्ग कब होगा? चारों भुजाएं बराबर हों प्लस उसके साथ विकर्ण भी बराबर हो जाएं हमारे, तब क्या होगा? वर्ग होगा। इसमें हम कहेंगे अगर इससे इसे मिलाएं और इस बिंदु से इसे मिला दें तो वैसे ही देखने से पता चल रहा है भाई बराबर नहीं है। तो इसे क्या कह दिया? इसे कह दिया D5 और इसे कह दिया D6। तो यहाँ से आप कहेंगे कि D5 बराबर नहीं होगा किसके? D6 के। यानी कि ये हो गई हमारी क्या? भुजाएं, और ये क्या हो गए? विकर्ण। तो भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं आएंगे, तब क्या बनेगा हमारा? सम या समांतर चतुर्भुज। ठीक है। ये हो गए हमारे समांतर चतुर्भुज और वर्ग की कहानी। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, इन दोनों में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। क्या बताया हमने? कहा था जो हमारा वर्ग है उसकी सभी भुजाएं प्लस क्या? विकर्ण भी समान होंगे। तो भुजाएं हमने देखी D1, D2, D3, D4, D1, D2, D3, D4। भुजाएं हमारी कैसी आ गई? सब बराबर आ गई। फिर उसके बाद विकर्ण निकाले दोनों। देखो ए से सी को मिलाओगे तो ए बिंदु और सी बिंदु लोगे, उससे दूरी निकल के आएगी हमारी कौन सी? D5। और फिर बी को और डी को लेंगे तो बी बिंदु डी बिंदु लोगे तो दूरी आ जाएगी आपकी D6। तो D5 D6 अगर बराबर आ गए तो क्या? वर्ग, और बराबर नहीं आए तो क्या?
समांतर या समचतुर्भुज। तो देखिए ये हमारे वर्ग और समचतुर्भुज कंप्लीट हो जाते हैं। इसके साथ आ जाता है हमारा क्या, चतुर्भुज और बचता है। तो चलिए इनको रफ करते हैं। ये हो गए होंगे, समझ में भी आए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोगों के। तो आगे बढ़ेंगे इसके बाद, तो बात करने वाले हैं केवल और केवल चतुर्भुज की। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं नंबर 4, चतुर्भुज। क्या होता है भाई चतुर्भुज? जो चार भुजाओं से बने। चलिए हमने कहा एक भुजा ये थी, एक ये थी, एक ये थी और एक ये थी। चार ही भुजाएं तो चाहिए भाई चतुर्भुज के लिए। चार भुजाएं ले ली, इसे नाम दे दिया ए, इसे कह दिया बी, इसे कह दिया सी और इसे कह दिया डी। इसके निर्देशांक x1, y1, इसके x2, y2, इसके x3, y3 और इसके हो जाएंगे x4, y4। अब किसी के मन में आ रहा है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो क्या कह सकते हो इसकी डेफिनेशन में? कह सकते हो चार भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। तो देखिए चतुर्भुज इतना सही है। चार भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाएगी? चतुर्भुज। हमने भाई एक चतुर्भुज बना लिया, चार भुजाएं थी, हमने चार भुजाएं बना के चतुर्भुज बनाया। इसमें हमने कहा ए से बी तक जाएंगे तो दूरी क्या निकलेगी? d1, बी से सी तक जाएंगे दूरी निकल आएगी d2, सी से डी तक जाएंगे d3, इसके बाद डी से ए d4। अगर भाई ये चारों दूरियां निकाली फिर कहेंगे d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर d4। अगर ये कोई भी बराबर नहीं आती हैं तो हमारा क्या बनता है? केवल और केवल बनता है चतुर्भुज। समझ में आया क्या? कि इसमें कोई भी भुजा हमारी बराबर नहीं होने वाली, सारी की सारी भुजाएं अलग अलग आएंगी। जब अलग अलग आएंगी तो आपका बन जाएगा क्या? चतुर्भुज बन जाएगा। इसी के साथ हमारा चतुर्भुज वाला सेशन भी समाप्त हो जाता है। ये भी कंप्लीट हुआ। दो पढ़ लिए, त्रिभुज पढ़ लिया, चतुर्भुज पढ़ लिया। उससे पहले तीन चार चीज़ें और पढ़ी थी। बिंदु पढ़ा था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ी थी। उसके बाद तीन बिंदु देखे थे जिसमें हमारे संरेख की कंडीशन आती है। उसके बाद समदूरस्थ, उसके बाद त्रिभुज, उसके बाद चतुर्भुज। पांच चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं विभाजन की। विभाजन क्या होता है भाई? चलिए, तो विभाजन का मतलब है दो लोगों में बंटवारा। कैसे करेंगे? भाई विभाजन को सीखेंगे हम। विभाजन का मतलब बता ही दिया, बंटवारा। चलो बंटवारा कैसे करते हैं? हमने कहा हमारे पास एक बहुत बड़ा घर था। ये घर एक लंबाई में था। हमने कहा हमारे घर में दो भाई थे। चलिए दो भाई थे, हमने पहले घर को नाम दे दिया, ए से लेके बी तक के एरिया में घर बना था। हमने कहा दो भाई थे, बड़ा बोला मैं ज़्यादा लूँगा, तो बड़े ने भाई इतना भाग अपने हिस्से में कर लिया। जब इतना भाग अपने हिस्से में कर लिया, उसने कहा m1 भाग हो गया मेरा। छोटा वाला बेचारा सीधा था, उसने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, मुझे जो बचा खुचा है वही दे दो। तो उसने ले लिया m2। तो भाई उसने जो m1 ने लिया पहले ने, उसने कहा x1 y1 से लेके और कहाँ तक? x2 y2 तक। ये तो पूरा घर था। उसने कहा x1 y1 से लेके x1 y2 का कुछ भाग चाहिए। तो उसने कहा x, y तक का भाग मैं ले लेता हूँ। तो छोटा वाला बोला भाई इससे आगे का बचा वो मेरा हो गया। तो कोई बात नहीं भाई, हो गया इनमें बंटवारा। पहले को कितना मिला? m1, दूसरे को क्या मिला? m2। यही क्या कहलाता है? हमारा विभाजन कहलाता है। कैसे किया विभाजन? दो लोगों में बंटवारा कर दिया, विभाजन हो गया भाई। तो भाई विभाजन हो गया, तो इससे बनता है हमारा क्या? विभाजन सूत्र। क्या होता है विभाजन सूत्र? इसकी बात करने वाले हैं। अब देखो दो तरीके के विभाजन होते हैं, एक अंतः विभाजन और एक बाह्यतः विभाजन। अगर इसको उदाहरण के तौर पे समझोगे, कुछ लोग होते हैं अपने घर के अंदर बंटवारा कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं बाहर से लोगों को बुला के बंटवारा करते हैं। बाहर से जब लोग आते हैं तो उसमें पैसा चला जाता है, पैसा चला गया तो क्या हो गया? खर्चा हो गया। खर्चे का मतलब क्या हुआ? हमारे पास से कुछ गया, कुछ गया का मतलब माइनस का चिन्ह, ठीक है। और अंतः विभाजन हमारा कुछ नहीं जाता, तो उसमें क्या रहता है? हमारा प्लस का चिन्ह रहता है, ठीक है। तो ये बात सीखनी है हमें। तो बस
बस केवल विभाजन पढ़ना है और कुछ है नहीं। अंतः विभाजन बाह्यतः विभाजन आपके सिलेबस में नहीं है, केवल और केवल विभाजन सूत्र का प्रयोग दिखाया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें किसकी, विभाजन सूत्र की। तो देखिए विभाजन सूत्र के लिए हम कहेंगे x, विभाजन बिंदु बोल दे, विभाजन सूत्र से विभाजन बिंदु ही ज्ञात होगा। ये वाला जो निकल के आया क्या हो गया हमारा, विभाजन बिंदु। चलिए विभाजन बिंदु ज्ञात करने तो हम कहेंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में आ जाएंगे क्या, m1 प्लस m2। इसी के साथ हम भाई कहीं y का भी भाग निकालेंगे, y बराबर कहेंगे क्या, m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपॉन में आ जाएंगे m1 प्लस m2। अब भाई या तो कोई किसी को ज़्यादा ही जल्दी वाला कोई इंसान है, वो कहे ये बिंदु निकालना था, तो वो डायरेक्ट क्या कहेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, यहाँ लगाएगा कॉमा और इधर कह देगा m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 और बटे में क्या आ जाएंगे, m1 प्लस m2। इससे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, x और y के मान निकालेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे क्या, बिंदु, और बिंदु क्या आएगा हमारा, बिंदु होता था x, y के रूप में, पहले ही बता चुके थे। जो मान निकल के आएगा वो यहाँ रख दोगे, या फिर डायरेक्टली इसको इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो विभाजन में हमें केवल और केवल इतनी ही कहानी पढ़नी थी। क्या, फिर से एक बार समझ लो। हमने कहा था कि हमारे पास क्या थे, दो बिंदु दिए हुए थे, बाकी का एग्जाम्पल वो हो गया, उसको अब छोड़ते हैं, सीधा सीधा समझते हैं। हमने कहा हमारे पास दो बिंदु थे A और B, इसको हमें विभाजित करना था दो भागों में। दो भागों में विभाजित करने का मतलब क्या हुआ, हमने कहा A और B को बांट लेंगे दो भागों में, पहले को मिल गया m1, दूसरे को मिल गया m2। अब पहले ने m1 लिया, दूसरे ने m2 लिया, तो भाई इसमें कुछ बीच में एक हिस्सा आया होगा, वो हमें ज्ञात करना होता है कि बीच का जो मिड पॉइंट नहीं है, कोई भी अनुपात का जो पॉइंट आएगा उसे निकालना था। मिड पॉइंट तो सीख चुके हैं आप निकालना, अनुपात वाला था। तो अनुपात वाले में क्या करना होता है बताया, विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र क्या कहता था, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में आ जाते हैं m1 प्लस m2, कॉमा लगाएंगे, y का मान निकाल देते हैं। y का मान होता था हमारा क्या, m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपॉन में आ जाएंगे m1 प्लस m2। किसी को डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट वाला ये फॉर्मूला सीधा सीधा लगा सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये विभाजन वाला भी पार्ट्स खत्म होता है, विभाजन का सेशन खत्म हुआ। तो अब विभाजन के बाद हम पहुंचने वाले हैं किस पे, क्षेत्रफल पे। और क्षेत्रफल पढ़ेंगे हम किसका, त्रिभुज का, समांतर चतुर्भुज का। तो भाई क्या होता है त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि हमारे सिलेबस में बस दो ही का पूछा। चलिए, तो हमारे त्रिभुज कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद बात करने वाले हैं हम क्षेत्रफल की। जैसा कि हमने बताया था, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब एरिया। अभी एरिया की बात करेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे। क्षेत्रफल में हमें पढ़ना है हाई स्कूल लेवल पे केवल और केवल त्रिभुज और समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और उसमें थोड़ी सी एक आध कंडीशन आ जाती है। तो पहले बात कर लेते हैं त्रिभुज की। तो हम कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए अगर ज्यामिति चल रही है तो इसमें भी बिंदु ही दिए होंगे। तो हमने कहा एक त्रिभुज दिया था जिसका नाम A, B और C था। A बिंदु दिया x1, y1, B बिंदु x2, y2 और C बिंदु x3, y3। तीन बिंदु दिए हुए थे, हमें ज्ञात करना था क्षेत्रफल। तो हम कहेंगे क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कहेंगे 1/2। फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहले कहेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 कहेंगे y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब भाई बात आती है, ये बड़ा सा फॉर्मूला है, इसे हम याद कैसे करेंगे। तो याद करने की बात पे हम आपको बताने वाले हैं तीन टिप्स। तीन टिप्स आपको बहुत आसान रहेंगे। सबसे पहले तो भाई हमारा x1 और x2
और x3 तो क्या रहते हैं, फिक्स ही रहते हैं। हमें प्लस चिन्ह के साथ जोड़ना है तीनों को, ठीक है। इतनी बात हमारे दिमाग में बैठी रहती है भाई, प्लस चिन्ह यहाँ पे आता है और इसके बाद आएगा, ठीक है। तो हमें प्लस चिन्ह के साथ जोड़ना था। उसके बाद जो बात आती है इसकी वो क्या होती है, तो हम कहेंगे प्लस चिन्ह से जोड़ना था और क्या करना था, इसमें प्लस चिन्ह के बाद हमें कहना था x के बाद क्या आता है, y आता था। तो हम कहेंगे 23, यहाँ पे बोल देंगे आप लोग 31 और यहाँ कह देंगे 12। 23 का मतलब हो गया क्या, बाई 2 में से घटेगा बाई 3। 31 का मतलब हो गया बाई 3 में से घटेगा क्या, बाई 1। और 12 का मतलब हो गया बाई 1 से घटेगा बाई 2। तो पहला तो तरीका यही रहता है इसे याद करने का कि 23, 31, 12 याद कर लें और x1, x2, x3 प्लस चिन्ह के साथ होते ही होते हैं, ब्रैकेटें हमें याद हो सकती हैं। दूसरा, अगर किसी को ये भी याद नहीं हो रहा है तो भाई उसे केवल 1/2 याद रखने हैं और इधर ये बड़ी ब्रैकेट याद रखनी है। सबसे पहले आते हैं 123, फिर आता है 231 और फिर आता है 312। उसे ये 3 नंबर याद करने पड़ेंगे, 123, 231, 312। अब भाई 123, 231, 312 में क्या कहानी है, सबसे पहले 1 का मतलब x1, फिर बाई 2 माइनस बाई 3, चिन्ह प्लस, 2 का मतलब क्या x2, फिर बाई 3 माइनस बाई 1। फिर आगे की बात करेंगे तो x3 का मतलब x3 का मतलब x3 और इसका मतलब बाई 1 माइनस बाई 2। ये कंप्लीट हो जाता है। अब भाई कोई कह रहा है भाई मैं ये 123, 231, 312 या 23, 31, 12 ये कुछ भी याद नहीं रख सकता। जो कुछ भी याद नहीं रख सकता उसे क्या याद रखना पड़ेगा, उसे रखना पड़ेगा कि मुझे केवल और केवल 3 तक ही गिनती आती हैं और 3 से ज़्यादा मैं गिनती जानता ही नहीं। तो नहीं जानते तो उस केस में क्या होता है भाई, केवल याद रखना है पहला स्थान, फिर दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। x जो होता है हमारा वो बारी बारी से तीनों स्थानों पर जाएगा। कैसे जाएगा उस चीज़ की बात करते हैं। हमने कहा पहले भाई हमने x को दे दिया पहला स्थान, तो कौन बचा, बाई बचा। तो बाई क्या आएंगे भाई, 2 आएगा और उसके बाद 3 आएगा। फिर हमने कहा x को दे दिया दूसरा स्थान, अब x ने दूसरा ले लिया, हम कहेंगे बाई 3। अब 3 से आगे तो गिनती जानते नहीं जानते तो लौट आएंगे किस पे, 1 पे, तो कह दोगे बाई 1। फिर हमने कह दिया x3 को दे दिया तीसरा स्थान और फिर हम 3 से आगे गिनती नहीं जानते तो किससे, 1 से जानते हैं, तो 1 और 2 हो जाएंगे। इससे भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसको तीनों में से जो भी तरीका बेटर लगे, वैसे सबसे बेटर कौन सा है, 23, 31, 12 सबसे आसान रहता है, आसानी से याद हो सकता है। तो ये तो हो गई हमारी त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात। अब बात करने वाले हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के बाद संरेख की। अगर भाई कभी भी वो तुम्हें x1, बाई 1, B बिंदु x2, बाई 2 और C बिंदु x3, बाई 3, अगर कभी भी ये 3 बिंदु दे और क्या कहे कि ये बिंदु क्या है, संरेख हैं, क्या है कि त्रिभुज के, तो क्या करना है हमें। अगर संरेख बिंदु होते हैं तो हम कहते हैं इन बिंदुओं से निकालेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कहोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। अगर 0 आ गया तो बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। अगर 0 नहीं आया तो बिंदु संरेख नहीं होंगे। 0 नहीं आता है तो ये संरेख नहीं होंगे। बस 2 ही कंडीशन याद रखनी है, अगर 0 आता है तो बिंदु संरेख, नहीं आता है तो बिंदु संरेख नहीं होंगे। क्या क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा ही है, केवल इसका मान अगर 0 निकल आया तो संरेख और इसका मान 0 नहीं आया तो क्या, संरेख नहीं। बस इतनी सी बात याद रखनी है इसमें, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है त्रिभुज वाला सेशन। त्रिभुज के बाद किसकी बात करने वाले हैं, त्रिभुज के बाद जो आएगा क्षेत्रफल में हमारा वो आ जाएगा सम या समांतर चतुर्भुज। क्या होता है भाई सम या समांतर चतुर्भुज, तो एक समांतर चतुर्भुज को बना लेते हैं हम। ये मान लिया, इसे A नाम दे दिया, B दे दिया, C दे दिया और D दे दिया। अगर हम इसमें बात करें, हम कहें A से मिला दो किसको,
सी को, बी से मिला दो किसको, डी को, तो ये दो मिल जाएंगे विकर्ण। इसको नाम दे दिया क्या, D1, इसे कह दिया क्या, D2। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा कहेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो भाई आसान बात है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण क्या थे हमारे, हमने यहाँ पे त्रिभुज का, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कह सकते हो चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था, कहोगे 1/2। विकर्ण क्या था, या तो कह सकते हो AC गुणा BD, और भाई AC गुणा BD का मतलब क्या हो गया, तो हमने AC को मान रखा है क्या, D1, और BD को क्या मान रखा है, D2। यही होगा क्या, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये सेशन आज हमारा यहीं पे समाप्त होगा। क्या क्या पढ़ा हमने आज के सेशन में, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, बिंदु पढ़ा था। बिंदु के बाद हमने पढ़े थे दो बिंदु, और उसके बाद इनके बीच की दूरी। थर्ड नंबर पे पढ़ा हमने क्या, 3 बिंदु, और इनके बीच की दूरी के द्वारा हमने क्या सिद्ध किया था, संरेख। फिर इसके बाद पढ़ा था हमने क्या, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के बाद पढ़ा था क्या, मध्य बिंदु के बाद आए थे हमारे समदूरस्थ। समदूरस्थ के बाद क्या पढ़ा, समदूरस्थ के बाद पढ़ा हमने त्रिभुज, जिसके 4 टाइप पढ़े। और त्रिभुज के बाद क्या पढ़ा था हमने, त्रिभुज के बाद पढ़ लिया चतुर्भुज, और चतुर्भुज के बाद पढ़ा हमने विभाजन, और विभाजन के बाद पढ़ लिया हमने क्या, क्षेत्रफल। ठीक है, इस क्रम में एक आध आगे पीछे हो गया हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना अपना। हमने कितने टॉपिक पढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखो 9 टॉपिक पढ़े हैं हमने किसके, निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत। अगर आप इन 9 टॉपिकों को तैयार कर लेते हैं तो आपको निर्देशांक ज्यामिति में उम्मीद करते हैं एक भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरी की पूरी निर्देशांक ज्यामिति इन 9 टॉपिकों पर ही आधारित है। तो चलिए, आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।